हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो सब। स्वागत करते हैं हम तुम्हारा ऑल अबाउट कॉमर्स की एक नई फ्रेश कमाल वीडियो में। आज हम कवर कर रहे हैं चैप्टर 8 क्लास 11th अकाउंट्स का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में पहले जर्नल के सारे बेसिक्स कवर किए थे। हमने फॉर्मेट समझा था, हमने एक बेसिक क्वेश्चन से समझा था कि कैसे चीज़ें होती हैं, कुछ एंट्रीज पास करी थी और हमने कुछ इधर उधर की बातें थोड़ी सी और करी थी। आज हम जर्नल के बारे में एक थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे। जो हम एंट्रीज ट्राई करेंगे वो पहले से थोड़ी सी मुश्किल होंगी। और आज मुझे तुम लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाना है जो है कहने को छोटा सा है, बट अगर तुम्हें वो ढंग से नहीं आता वो तुम्हारे आगे आने वाले जर्नल्स में, तुम्हारे रेजर्स में बड़ा इम्पैक्ट रख सकता है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन से। आज हम आए ही इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन करने हैं। अगर तुम इस जर्नल की वीडियो में तुमने पहले से नहीं देखी और तुम्हें बेसिक्स नहीं पता, मैं पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो पार्ट 1 देख लेना, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। हमें कुछ ट्रांजैक्शंस गिवन है जिनकी हमें रिस्पेक्टिव जर्नल एंट्रीज करनी है। वैभव स्टार्टेड अ क्लोथिंग बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इन कैश ऑफ ₹1 लाख। वैभव मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, क्लोथिंग बिजनेस हमारा एक है, और हमने कहा था कि हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है कैश के फॉर्म में, कितनी 1 लाख की। ठीक है, 1 लाख की कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस करी है। तो हम पहले इसकी जर्नल एंट्रीज पहले से देख लेते हैं, एक एक करके देखते चलेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन किया, फिर एस्पेक्ट ट्राई करेंगे। हमने 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स पढ़े थे। किसी भी जर्नल एंट्री को पढ़ने के लिए तुम्हें हर ट्रांजैक्शन से 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ड्राइव करने हैं। तुम्हें जैसे ये वाली एलिमेंट है, हमें 3 कौन कौन से एलिमेंट्स है, कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। जैसे यहाँ पे हमारा ओनर हूँ, क्योंकि मैं ओनर हूँ बिजनेस का, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मीन्स ओनर अगर कोई बिजनेस में पैसा लगा रहा है, इट इज़ कॉल्ड बाय कैपिटल। ठीक है, हमारे पास कैपिटल अकाउंट है। हमारे पास दूसरा कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है। ठीक है, तो पहला एस्पेक्ट है कि हमारी जर्नल किसी भी ट्रांजेक्शन से जो हमें निकालना है वो है कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब फिर दूसरा एस्पेक्ट है कि कौन सा कितने से कौन सा डेबिट हो रहा है और कौन सा क्रेडिट हो रहा है, तो उनके नेचर आइडेंटिफाई करने हैं हमें। तो जैसे कैपिटल है, कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल इज हमारा लाइबिलिटी। एंड हमने रूल पढ़ा था मॉडर्न उसके अंडर LIC वाला कि इफ कैपिटल गोज अप इट क्रेडिट्स। ठीक है, तो हम क्रेडिट होंगी, कैपिटल हमारी क्रेडिट होने वाली है। और कैश हमारा बीइंग एन एसेट, जब हमारा एसेट बढ़ता है या एसेट की वैल्यू बढ़ती है या बिजनेस में कोई एसेट इंट्रोड्यूस होता है तब वो डेबिट होता है, तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा। तो हमारा दो कौन से एस्पेक्ट्स हो गए ट्रांजैक्शन के। पहला अकाउंट्स हेड, कौन कौन से अकाउंट्स हेड हैं, कैपिटल एंड कैश, क्रेडिट हो रहे हैं या डेबिट हो रहे हैं। सेकंड थर्ड हमारा जो एस्पेक्ट रहता है वो रहता है अमाउंट से, कितने अमाउंट से हो रहे हैं, द अमाउंट इज़ 1 लाख। ठीक है, तो कोई भी जर्नल एंट्री पास करने के लिए हम हर ट्रांजैक्शन के ये 3 एस्पेक्ट पता होना ज़रूरी है। हम हर ट्रांजैक्शन जो है पहले एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, उसका नेचर समझेंगे, ये तीनों एस्पेक्ट ड्राइव करेंगे, फिर उसके बाद उसकी हम एंट्री पास करेंगे। ओके, हमने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया जर्नल का। किसी भी जर्नल का क्वेश्चन करते हैं तो हम उसकी हेडिंग देंगे जर्नल। ठीक है, जर्नल, क्योंकि हम जर्नल बना रहे हैं, किसकी बुक्स में बना रहे हैं, इन दी बुक्स ऑफ, यहाँ पे बिजनेस का नाम आएगा। और अगर तुम्हें बिजनेस का नाम नहीं गिवन तो तुम यहाँ पे ओनर का नाम लिख दोगे। ठीक है, वैभव। ठीक है, तो जर्नल इन दी बुक्स ऑफ वैभव। ठीक है, डेट, इसको तुम सीरियल नंबर भी ले सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई डेट नहीं गिवन, इसलिए हम डेट की जगह यहाँ पे सीरियल नंबर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सीरियल नंबर यूज़ कर सकते हैं, डेट, देन पर्टिकुलर्स, देन लेजर फोलियो, डेबिट एंड देन क्रेडिट। ठीक है, हमारी ट्रांजैक्शन क्या थी, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हमने कितने की, 5 लाख की। अकाउंट हमारा कौन सा हो रहा है, अकाउंट हमारा डेबिट कौन सा हो रहा है, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो सबसे पहले कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन सा ट्रांजैक्शन हमारी, कौन सा अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, दैट इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओनर का अकाउंट है। ओनर ने पैसा इंट्रोड्यूस किया है, कितना, 1 लाख का। लेजर फोलियो हमारा खाली ही जाएगा सारे ही केस में, 99.99% तुम्हारे केसेस में लेजर फोलियो खाली जाने वाला है। ठीक है, बहुत मुश्किल से होता है कि एक आधा क्वेश्चन तुम्हें लेजर फोलियो का मिलेगा, वो भी अगर तुम्हारा स्कूल बहुत ही ज़्यादा तुम्हें उंगल करना चाहता है तो। वैसे तुम्हें बोर्ड्स में या फिर तुम्हें एक्चुअल आगे 12th में भी हो, तुम जितनी भी टाइम आगे जाओगे ना, तुम्हें लेजर फोलियो को कोई काम नहीं आने वाला। तो मैं पहले लास्ट में टाइम में एक्सप्लेन कर देता ये क्यों इतना यूजलेस हो चुका है, जस्ट बिकॉज हमारी ये एक परंपरा चलती आ रही है, इस वजह से हमने इसे लगे रहने दिया अभी। ठीक है, तो हमारी नरेशन क्या आएगी, बीइंग
कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, तो मैंने बीइंग लिखना भी ज़रूरी है। अगर मेरी राइटिंग समझ नहीं आती तो मेरे वर्ड पे फोकस करना। ऐसे तो समझ आ जानी चाहिए, मैं बहुत पहले से तो बहुत सुधार लिया मैंने। ठीक है, तो बाकी जिसको नहीं समझ आती मेरे वर्ड्स पे फोकस करो, तो मैं ट्रांजेक्शन तुम खुद लिख लोगे नोटबुक में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री हम ऊपर जाके देखते हैं क्या है। परचेज मशीनरी फॉर बिजनेस इन कैश फॉर 50,000। ठीक है, 3 एस्पेक्ट कौन से ड्राइव करना है हमें। कैश अकाउंट हमारा एक है हमारा मशीनरी अकाउंट। ये हमारा नया अकाउंट खुला है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट। कैश हमारा, क्योंकि हमारा कैश हमने मशीनरी खरीदी, हमने कोई मशीनरी खरीदी, हमने कोई एसेट खरीदा, तो हम कुछ जो सामान खरीदते हैं तो हम उसके बदले पैसा देते हैं ना, तो हमारा कैश यहाँ पे कम हो रहा है, कैश ये कम हो रहा है। और क्योंकि मशीनरी नई इंट्रोड्यूस हो रही है, मशीनरी हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। 0 से हम इसकी वैल्यू कुछ 50,000 कर देंगे। ठीक है, 50,000 की वैल्यू कर देंगे। क्योंकि कैश हमारा एसेट है, कम हो रहा है, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। मशीनरी भी हमारा एसेट है बट ये बढ़ रही है, तो इसे हम डेबिट करेंगे। कितने अमाउंट से दोनों होंगे अकाउंट, 50,000 से हम डील करेंगे। ठीक है, सिंपल, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। तो यहाँ पे हो गया कैश। सेकेंड एंट्री हमारी बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 50,000 से। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, जब भी तुम्हारा डेबिट वाला होगा वो डेबिट कॉलम में आएगा, क्रेडिट तुम्हारा क्रेडिट कॉलम में आएगा। और क्रेडिट जो है मोस्टली नीचे वाली लाइन में आएगा, क्योंकि इसका अकाउंट नीचे है। मशीनरी हमारी ऊपर वाली लाइन में, तो उसका 50,000 हमने इस लाइन में डाला है। ठीक है, और हमारी नरेशन बीइंग लिखना तुम अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, बट तुम्हारे स्कूल से पूछ लेना एक बार, ऐसे तुम बोर्ड्स में करना चाहते हो तो तुम बीइंग एज अ वर्ड तुम अवॉइड कर सकते हो, बट नरेशन तुम्हें वो लाइन तो लिखनी है कि बस तुमने ये वर्ड नहीं लिखा, बाकी तुम्हें आगे सारा लिखना है। क्या क्या लिखना है, मशीनरी क्योंकि हमने खरीदी है, बीइंग मशीनरी बॉट फॉर कैश वर्थ ₹50,000। और तुम एग्जाम्स में रुपीज़ वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, रेगुलर सिंबल यूज़ करना, ये वाला। ठीक है, RS मत यूज़ करना, ना INR यूज़ करना, क्योंकि ये हमारा नेशनली एक्सेप्टेड है। वैसे तुम इनमें से भी कर लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि हमारी करेंसी का इकलौता हमारा एक प्रॉपर सिंबल है, तो सिंबल यूज़ करना ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। एक चीज़ और, तुम्हारी हर ट्रांजैक्शन में जैसे तुमने फर्स्ट एंट्री पास करी, तुमने लाइन डाल दी फॉर नीटनेस एंड फॉर, क्योंकि देखने में अच्छा लगे, प्रेजेंटेशन पर्पसेस। इससे का एग्जाम में तुम्हारे प्रेजेंटेशन के मार्क्स बढ़ जाते हैं। सेकेंड एंट्री डाली, हमने लाइन डाल दी। थर्ड एंट्री क्या कहती है, क्वेश्चन पे चलते हैं। टुक बैंक लोन ऑफ ₹2 लाख। हमने 2 लाख का बैंक से लोन लिया। हम 2 लाख का हमने लोन लिया, मतलब ये इसको क्लियर करते हैं। लोन लिया मतलब हमारी एक लोन की लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी, बैंक लोन की। बैंक लोन हमारा बढ़ गया, हमारी एक लाइबिलिटी बन गई कि हमें फ्यूचर में बैंक को पैसा वापस देना है, तो ये हमारे एक लाइबिलिटी बढ़ गई, तो ये क्रेडिट होगी। ठीक है, प्लस हमने लोन लिया तो लोन के बदले हमें पैसा मिला होगा। ठीक है, पैसा मिला होगा तो मतलब कैश मिला होगा, बट कैश ये नॉर्मल कैश नहीं है, ये कैश हमारा बैंक अकाउंट में आता है। तुम बैंक से जब भी तुम लोन लोगे ना, वो तुम्हारा पैसा तुम्हें कैश की फॉर्म में नहीं देगा, वो तुम्हारे बैंक में ट्रांसफ़र करेगा। फिर उसके बाद तुम्हारे पास चॉइस है कि तुम अपने अकाउंट से विड्रॉ करना है या नहीं करना। ठीक है, तो क्योंकि ओरिजिनली पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, इस वजह से यहाँ पे हम एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे, होता है बैंक अकाउंट। एक बैंक लोन अकाउंट है और एक बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट हमारा कैश के बहुत सिमिलर होता है, कैश जैसा ही होता है, बस ये डिजिटल मनी है हमारी, तो इसको हम कैश की तरह ट्रीट करते हैं। ये हमारे एसेट है, ये बहुत लिक्विड एसेट है, तो ये भी हमारा बढ़ गया, तो ये डेबिट हो गया। कितने अमाउंट से हुआ, 2 लाख से हुआ। ठीक है, तो थर्ड एंट्री हमारी क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, कि बैंक अकाउंट में हमारा अमाउंट बढ़ गया होगा। ठीक है, टू बैंक लोन अकाउंट, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई कि हमें फ्यूचर में रीपे करना है। कितने कितने अमाउंट से, 2 लाख से। बीइंग टुक लोन फ्रॉम बैंक
ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, तुम नरेशन ना, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, हमारे प्रैक्टिस के टाइम ना बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, नरेशन स्किप कर देते हैं। आई वुड रिकमेंड कि तुम स्किप ना करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी इससे ना लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी। हमारी गेम सिर्फ सब क्वेश्चन करने की नहीं है कि सही करना नहीं करना, हमें क्वेश्चन जल्दी जल्दी भी करना है। क्वेश्चन जल्दी जल्दी कैसे करेंगे? जब हम जल्दी से सोच पाएंगे और हम जल्दी से उसे लिख पाएंगे, तो हमारी दो एस्पेक्ट पे स्पीड वेरी कर सकती है। तो हमें दोनों एस्पेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, हमें क्वेश्चन करना भी आना चाहिए और उसको तेज तेज लिखना भी आना चाहिए। तो अगर तुम्हें सच में अपने स्कूल में मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं और फ्यूचर में भी बेनिफिट देगा, तुम्हारी तेज़ राइटिंग जो है तुम्हारे आगे वाले जितने भी एग्जाम दोगे सब में हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड सारी नरेशन लिखना। हमारी अब नेक्स्ट एंट्री आती है 4th, बॉट गुड्स, परचेज गुड, बॉट स्टॉक, परचेज स्टॉक। ये चारों ना मैंने ये एस्पेक्ट जो लिखे हैं, ये हम 4 चीज़ें ना, 4 वर्ड जो हमने सेंटेंसेस छोटे छोटे से बनाए हैं, ये हम एक दूसरे के जगह यूज़ करते हैं। हमने गुड्स खरीदे, बॉट गुड्स, परचेज गुड सेम चीज़ होती है। बॉट स्टॉक, परचेज स्टॉक, ये भी सेम चीज़ होती है। तो ये चारों का मतलब एक है कि हमने गुड्स खरीदे, हमने स्टॉक खरीदा। ठीक है, ऑफ ₹70,000 पेड बाय चेक। इसके बारे में, इस पर हम बाद में आते हैं एंट्री पे। मुझे पहले तुम्हें एक और चीज़ समझानी है। ठीक है, पहले पेज टेम्पलेट। यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं आज हम। परचेज ऑफ स्टॉक #/ गुड्स, परचेज ऑफ एसेट्स अदर देन स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझो। अब स्टॉक में और अदर एसेट में फ़र्क क्या होता है? हमने पढ़े स्टॉक में एसेट हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक करंट एसेट, एक नॉन करंट एसेट। स्टॉक और गुड्स हमारे नॉन करंट एसेट है, बट ये थोड़ी अलग सिग्निफिकेंस की है हमारी लाइफ में। हमारी किसी भी बिज़नेस की लाइफ में जो भी एसेट्स बाय करता है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल and to make profit out of that sale। ठीक है, जो भी एसेट, अब हमारा बिजनेस, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो भी स्टॉक खरीदा, हमने गुड्स क्यों खरीदे? हमने क्लोथिंग बिजनेस है हमारा, हम अपने एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। हमने इस क्वेश्चन में क्लोथिंग बिजनेस खोला था। क्लोथिंग बिजनेस खोला तो हमने क्लोथिंग का हमारा रॉ मटेरियल, हमारे कुछ पर्टिकुलर सर्टेन स्टॉक होते हैं। हमने समझो कि हमने रॉ मटेरियल खरीदा। हमने रॉ मटेरियल में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? कॉटन खरीदी, हमने ऊन खरीदी, हमने थोड़ा बहुत कलर खरीदा जिसमें जो टी शर्ट्स में जाता है। तो ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल होती है, ये सारा स्टॉक का ही पार्ट होता है। हमारा स्टॉक भी हमें 2 टाइप के होते हैं, एक फिनिश्ड गुड्स और एक हमारा होता है रॉ मटेरियल। दोनों स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं। क्लोथिंग लाइन में हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे कॉटन है, कलर्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक रॉ मटेरियल होती है जिसका फ्यूचर में पर्पस क्या है? हम इसमें थोड़ी सी प्रोसेसिंग करेंगे, हम इसमें थोड़ी वैल्यू ऐड करेंगे, हम इसमें थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर जाके हम इसे रीसेल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम डायरेक्टली उसे रीसेल कर देते हैं, बट उनका फाइनल पर्पस क्या है? उन्हें रीसेल करके प्रॉफिट कमाना। ठीक है, तो जो भी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो बिज़नेस जिसमें डील करता है, हमारा क्लोथिंग लाइन में हमने कॉटन खरीदा, हमने ये सारी चीज़ें खरीदी, या मैंने डायरेक्टली हम टी शर्ट्स बनाते हैं, मैंने कहा बिज़नेस एक्सपैंड करना है, तो मैंने बाहर से सस्ती में जीन्स खरीद ली और उसको थोड़ी सी प्रॉफिट आगे लगा के बेच दी, तो वो भी हमारा गुड्स कहलाता है, वो भी हमारा स्टॉक कहलाता है। जो भी चीज़ें हम आगे रीसेल करके प्रॉफिट बनाते हैं उसे हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है, स्टॉक या गुड्स कह सकते हो उसे। परचेज ऑफ एसेट्स को एंट्री तुम्हें आई, अगर तुम्हें परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री आ गई, जैसे हमने मशीनरी खरीदी थी, हमने मशीनरी अकाउंट बढ़ाया था, बट परचेज ऑफ स्टॉक के केस में हम स्टॉक का अकाउंट नहीं बढ़ाते, ऑन दी अदर हैंड हम परचेजेस का अकाउंट बढ़ाते हैं। परचेज ऑफ एसेट्स में हमारी एसेट के नाम से एक हेड खुलेगा, एक
अकाउंट डेट हमारे एसेट के नाम से खुलेगा, स्टॉक या बिजनेस के रॉ मटेरियल या बिजनेस की गुड्स के परचेज में हमारा परचेजेस अकाउंट खुलेगा। ठीक है। सिमिलरली अब जब एसेट्स का सेल होगी तब ये मशीनरी अकाउंट हमारा कम हो जाएगा सेल के टाइम पे। ठीक है। बट अगर हमारे स्टॉक की या हमारे गुड्स की या हमारे रॉ मटेरियल की सेल होगी तब हम उसको परचेजेस अकाउंट्स कम नहीं करेंगे, ये नहीं होगा, हम सेल्स अकाउंट बढ़ा देंगे। ठीक है। ये करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम ये दो फिगर्स इसलिए लेके चलते हैं ताकि हम चीज़ों को नोट बेटर कर सकें कि हमने कितने में चीज़ खरीदी, कितने में बेची, हमने उस पर कितना प्रॉफिट लगाया। तो ये हम दो अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी जो हम स्टॉक के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकें। ठीक है। तो ये रहता है इसका हमारा मेजर कंसेप्ट। जब भी स्टॉक खरीदेंगे परचेजेस अकाउंट खुलेगा, जब भी स्टॉक बेचेंगे सेल्स अकाउंट खुलेगा, जब भी स्टॉक के अलावा बिजनेस कोई एसेट खरीदेगा उस एसेट के नाम से एक अकाउंट खुलेगा, और जब भी वो एसेट सेल होगा वो एसेट का जो अकाउंट हम पहले से क्रिएट कर चुके हैं उसको हम कम कर देंगे। ठीक है। ये चीज़ समझनी ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ छोटी सी है मगर कई बच्चों को समझ नहीं आती, वो आगे चल के बड़ी सारी गलतियाँ करते रहते हैं इसी चीज़ में, क्योंकि स्टॉक की बहुत सारी एंट्रीज होती है ट्रस्ट में। ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर ली। होपफुली तुम सबको समझ आ गया होगा मैंने क्या बोला, और अगर नहीं आया तो दोबारा रिवाइंड करके देख लो। मैंने बहुत क्लियरली समझाने का ट्राई किया और मेरे ख्याल आ जाना चाहिए यार, इतना मुश्किल भी नहीं समझाता मैं, और इतना मुश्किल कंसेप्ट भी नहीं था। तब हम ये एंट्री देखते हैं, बॉट गुड परचेज गुड्स ऑफ ₹70,000 एंड पेड बाय चेक। अब इसमें हमारे कौन से दो स्टॉक खुलेंगे? परचेजेस का अकाउंट खुलेगा, परचेजेस अकाउंट हमारा बढ़ रहा है। ठीक है। और दूसरा कौन सा अकाउंट खुल रहा है हमारा कम कौन सा हो रहा है यहाँ पे? चेक, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट करी, मतलब हमने अपने बैंक अकाउंट से अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है। तो बैंक, क्योंकि जो भी हम चेक से पेमेंट करते हैं वो हमारे बैंक से कटता है अल्टीमेटली, तो यहाँ पे हमारा बैंक अकाउंट का जो हमने अकाउंट खोला था वो कम हो जाएगा। परचेजेस बढ़ रही है, परचेजेस एक टाइप से बिजनेस एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है। और बैंक अकाउंट जो होती है हमारे यहाँ पे एसेट है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट और एसेट कम होता है तो क्रेडिट। इस चीज़ से एक और चीज़ याद आई परचेजेस और उससे कि अगर तुम यहाँ पे एसेट्स और मशीनरी में तुम देखोगे परचेज ऑफ स्टॉक इज ऑलवेज ट्रीटेड एज एन बिजनेस एक्सपेंस। ये एक रेगुलर एक्सपेंस है, ये बिजनेस का ऑपरेशनल एक्सपेंस है जो हर थोड़े टाइम में होता रहता है। वेयर एज परचेज ऑफ एसेट इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट, कि हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट कैसे कहलाती है? तुम कोई मशीनरी खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो? ताकि तुम्हारी प्रोडक्शन बढ़ सके। तुम अल्टीमेटली उसको रीसेल के पर्पज से नहीं खरीद रहे, तुम अपने बिजनेस का काम आसान करने की वजह से कर रहे हो। अगर मैं मशीन ना खरीदा तो यही काम मुझे लेबर से करवाना पड़ता। मैंने मशीनरी खरीद ली, इस वजह से मुझे काम ये लेबर से नहीं करवाना, मैं मशीन से करवा सकता हूँ। तो ये बिज़नेस का काम आसान करने के लिए होता है, बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए होता है, बिज़नेस की ग्रोथ के लिए होती है वाली चीज़ें। ठीक है। वेयर एज परचेज ऑफ स्टॉक इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, क्योंकि हर हफ्ते में हम स्टॉक, जिनकी सेल्स अच्छी होती है, जिन कंपनी की सेल्स अच्छी होती है, उनको हर दूसरे दिन उनको स्टॉक खरीदना पड़ता है। तो ये एक स्टॉक जो परचेज है एक एक्सपेंस है, प्लस ये रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस है। ये बार बार होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन योर साइज ऑफ योर बिजनेस। ये परचेज ऑफ स्टॉक तुम हर थोड़े टाइम में करते रहते हो। जबकि अगर मैंने कोई एसेट खरीदा, जैसे मैंने मशीनरी खरीदी है, समझो मैंने लैंड खरीद ली, मैंने एक बिजनेस की लैंड खरीदी, हम इस लैंड पे काम करेंगे। बिजनेस हर दूसरे दिन अब नई लैंड नहीं खरीदता, कभी 10 साल में एक बार, या फिर जब ग्रोथ के लिए करना होता है 3-4 सालों में एक बार इन्वेस्टमेंट होती है लैंड पे। तो सिमिलरली तुम यहाँ पे देख सकते हो कि ये भी बड़ा मेजर डिफरेंस है कि तुम स्टॉक में और नॉर्मल एसेट्स में डिफ्रेंशिएट कर सको। ठीक है। फाइनली हमारी एंट्री बनती है कि हमने परचेजेस करी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग परचेज मेड अगेंस्ट चेक। ठीक है। अमाउंट कितनी? 70,000। फिफ्थ एंट्री हम आ जाते हैं। फिफ्थ एंट्री हमारी कहती है कि हमने बॉट गुड्स, सेम हमने जो अपने पिछले उसमें करा था, बस यहाँ पे हम ये स्टॉक जो है यश, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? परचेज्ड ऑल ऑफ दैट फ्रॉम यश। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंने पहले भी बताया था, जब भी किसी एंट्री में हमें किसी इंसान का नाम गिवन हो तब समझ लेना कि ये क्रेडिट की एंट्री हो सकती है। अगर हमें क्रेडिट की एंट्री के साथ यहाँ पे गिवन था परचेज फ्रॉम यश इन कैश या बैंक से मेरा मतलब है चेक, ड्राफ्ट,
और बहुत सारी चीज़ें होती है, यूपीआई पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें अगर ये गिवन होती तो ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन थी। बट ये सारी चीज़ें क्योंकि नहीं गिवन, ये हमारी एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। स्पेशली व्हेन जब हमें यहाँ पे एक इंसान का नाम गिवन हो, इंसान का नाम गिवन है प्लस तुम्हें स्पेसिफाई नहीं किया कि यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है। अगर इंसान के नाम के साथ तुम्हें स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये कैश ट्रांजैक्शन होने के लिए कि तुमने कैश में पेमेंट दी है, किसी और चीज़ में दी, अगर नहीं दी तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब हमने ये चीज़ उधार पे खरीदी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 अकाउंट्स खुलेंगे। हमारा पहला परचेजेस का अकाउंट, ठीक है, परचेजेस जो कि हमारी बढ़ रही है, इस वजह से डेबिट होगी। प्लस यहाँ पे हमारा एक नया क्रेडिटर बन जाएगा यश के नाम से, इस वजह से ये क्रेडिटर बढ़ रहा है। और जब भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है वो क्रेडिट होती है, ठीक है। तो हमारी अकाउंट और अमाउंट कितने से हो रही है, 70,000 से, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या बनती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर्स ब्रैकेट में अगर तुम्हें नेम गिवन है तो तुम ब्रैकेट क्रेडिटर्स के साथ नेम दोगे अकाउंट, ठीक है। कितने से, 70,000 से। ये भी बीइंग परचेजेस मेड फॉर ₹70,000 ऑन क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 5th ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं एड पेज। सेम हमारा फॉर्मेट सीरियल नंबर पे कर रहे हैं हम, इसलिए सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स में हमारी सारी जर्नल की बातें होती हैं, जो मेजर अकाउंट हेड्स की बात होती है, नरेशन की बात होती है। प्लस डेबिट अमाउंट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, यहाँ पे हमारी अमाउंट्स आती है। इन 2 कॉलम्स में सिर्फ हमारी अमाउंट आएगी और कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। 6th एंट्री बनती है हमारी। 6th एंट्री क्या कहती है, सोल्ड गुड्स टू अमन फॉर ₹30,000। हमने 30,000 के अमन को गुड्स बेचे हैं। एंड अमन देखो यहाँ पे एक और चीज़ देखो, हमने यहाँ पे क्रेडिट परचेज में देखा था, अगर हमें इंसान का नाम गिवन है तो हमें क्रेडिट परचेज हुई है। प्लस हमें यहाँ पे अब इंसान का नाम गिवन है और हमने सेल्स करी है, हमने सोल्ड गुड्स करे हैं, हमने यहाँ पे परचेज नहीं किया, हमने गुड्स सेल करे हैं। तो ये हमें यहाँ पे क्रेडिट सेल होगी हमारी, क्रेडिट सेल है हमारी, ठीक है। अब कौन कौन से 2 अकाउंट खोलेंगे मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक डेटर अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट ब्रैकेट में अमन, डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, इसलिए से डेबिट होंगे क्योंकि वो बढ़ रहे हैं। प्लस हमने गुड्स बेचे तो हमारी सेल्स हो रही है, सेल्स हमारी इनकम होती है, इनकम कह लो या रेवेन्यू कह लो, ये बढ़ रही है तो ये क्रेडिट होगी, ठीक है। तो 2 अकाउंट हो गए, अमाउंट पता लग गया हमें 30,000। तो अब डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन में आते हैं। क्या हुई, डेटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट ब्रैकेट में अमन, डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमन फॉर ₹30,000, ठीक है। 30,000 वैल्यू यहाँ, 30,000 वैल्यू यहाँ, एक लाइन, ओके। तो सिंपल 7th एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स इन कैश फॉर 50,000। अब हमने ऊपर क्रेडिट सेल करी तो यहाँ पे हमारी कैश सेल है, तो हमारा सेम एंट्री होगी, बस हमारे डेटर्स अकाउंट की जगह हमारा कैश अकाउंट आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर सेल्स हमारी कैश सेल्स है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस इंसान को हो रही है, क्योंकि हमारा सिर्फ कैश अकाउंट आना है।
हमने उस इंसान के नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें फ्यूचर में कोई पैसा मिलना ही नहीं। हमने कोई उससे उधारी नहीं करी तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन खरीद के जा रहा है, बस सेल्स होनी चाहिए। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश फॉर रुपीज़ 50,000 की हमने सेल्स करी है। तो यहाँ पे 50,000 एंड यहाँ पे 50,000। ठीक है, एंड रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमन। अब इस केस में देखो, अमन हमारा डेटर बन गया था, अमन से हमने फ्यूचर में पैसे लेने थे। अमन हमारे पास अगले दिन ही आ गया। अमन कहता है कि भैया ये लो पैसे जो मैंने आपसे लेने थे, जो अब मैंने आपको देने थे पैसे, वो आप मेरे से अब ले लो। तो अमन से हमें पैसे मिले, तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? अमन हमारा बीइंग अ डेटर। ठीक है, अमन हमारा डेटर था। ठीक है, डेटर कम हो रहा है अब हमें, क्योंकि इससे पैसे मिल गए। तो हमारा ये चीज़ की हमने डेटर की वैल्यू कम कर दी। हमने सिर्फ फ्यूचर से पैसे लेने थे, बट वो फ्यूचर प्रेजेंट में बदल गया और उसने हमें पैसे दे दिए। ठीक है, तो हमारा डेटर हमारा कम हो रहा है, जिस वजह से एक एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा, प्लस हमें पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है। कैश एक एसेट है। ठीक है, एसेट है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो डेबिट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हें कॉपियों में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें अपनी जर्नल में ऐसे अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी तुम्हें दिमाग में ऐसे ना ग्राफ्स बनाते रहा करो, ये ऐसे एंट्रीज़ की कौन किसका नेचर क्या है, कौन कैसे बढ़ेगा, कौन कैसे कम होगा, किस वजह से वो डेबिट होगा, किस वजह से क्रेडिट होगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू अमन या डेटर यूज़ करते हैं, पहले हमने डेटर यूज़ किया तो डेटर्स अकाउंट अमन। एक चीज़ तुमने देखी होगी, हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया कि कितना अमाउंट अमन ने दिया है। क्योंकि अगर हमारा एक डेटर है किसी पर्टिकुलर इंसान के नाम पे और हमें स्पेसिफिक उसने कहा कि हमें पैसे मिल रहे, बट बताया नहीं कितने मिल रहे हैं, हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमें पूरे पैसे मिल रहे हैं। इसने पूरी पेमेंट एक बार में कर दी। हो सकता है कि वो कहता है कि आज 15,000 है यार, आज 15 ले लो, कल 15 बाद में ले लेना। ठीक है, तो 30,000 की पूरी पेमेंट हमने आज कर दी। आज मिल गई, कर दी नहीं, हमें मिल गई, क्योंकि हमें मिली है पेमेंट। ठीक है, तो बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमन। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है जर्नल का कंप्लीट। एक चीज़, अगर तुम्हारा जर्नल का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए और तुमने पूरे पेज पे फॉर्मेट बना दिया है, तो तुम्हें यहाँ पे एक लंबी वाली एंट्री लाइन खींचनी है, जिससे समझ आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ये नीटनेस के लिए, प्लस ये सिर्फ जर्नल में नहीं, तुम अकाउंट के जितने क्वेश्चन करोगे ना पेपर में जाके, हर क्वेश्चन के बाद ये चीज़ तुम एक लाइन खींच देना। ये इससे प्रेजेंटेशन बढ़ती है, इससे क्वेश्चन टीचर को भी समझ आता है कि यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और इन केस तुमने यहाँ पे अगर पहले से तुम ये लाइनों वाला सिस्टम कर रहे हो, तुमने एक क्वेश्चन ऐसा है कि तुमने एक सेकंड पेज पे किया, उसके बाद जो कंटिन्यूशन वाला है तुमने वो फोर्थ पेज पे किया, तो तुम वो भी मेंशन कर सकते हो कि वो उसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो यार यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। होपफुली तुम सबको ये ट्रांजैक्शन समझ आ गए होंगे, सबकी जर्नल एंट्री समझ आ गई होगी, एंड हमारे सारे जितने भी टॉपिक्स मैंने तुम्हें कराए हैं क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। डाउट्स है तो नीचे कमेंट कर दो। अप्रिशिएट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दो। कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें पसंद नहीं आ रही, तुम्हें चेंज करूँ मैं, कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट कर दो। एंड प्लीज़ हमारा चैनल अभी नया है तो सपोर्ट कर दो, क्योंकि ग्रोथ अभी स्लो है और हमें थोड़ी ग्रोथ की ज़रूरत है। ठीक है, सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम वैभव एंड आई